अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। चलो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अहले ईमान ईमान की चाशनी के साथ अपने अमल से ईमान को मुज़य्यन करते रहते हैं। अमल में इखलास पैदा करने की कोशिश उनको अल्लाह पर यकीन और भरोसे को बढ़ाते हुए उनको साफ और शफ़ाफ रखती है। और अहले ईमान की इस खुसूसियत को मरबूत किया गया है और बांधा गया है सच्ची पक्की इत्तिबा के साथ नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनकी इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की पसंद छुपी हुई है। अहले ईमान एक मरहले तक जाकर अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ईमान की कमज़ोरी और इत्तिबाए रसूल से दूरी दुनियावी मामलात में इंसानों को ऐसा उलझाते हैं कि वो उलझने तनाव और दबाव तक लेकर के जाती हैं। और आज का माशरा अपनी तमाम तर रफ्तार के बावजूद, अपनी तमाम तर तरक्कियात के बावजूद किस्म किस्म के तनाव का और दबाव का शिकार है। स्ट्रेस का जो उन्वान है, जो मौजू है, तारुफी तौर पर इसे हम समझेंगे और फिर उसके अलग अलग मराहिल यानी लेवल्स आगे चलकर उसको जानने की कोशिश करेंगे कि तनाव और दबाव क्या है, उसका तारुफ क्या है। तनाव और दबाव अजहद हो जाएं, मुस्तकिल हो, तो उसकी तय से जन्म लेने वाले क्या क्या अमराज होते हैं, और इसी तरह से जो जहनी अमराज हैं वो जहनी अमराज क्या क्या हैं जो आज भागती दौड़ती दुनिया में तेजी के साथ बचपन की तरफ सफर कर रहे हैं और वो अमराज बच्चों तक पहुंच रहे हैं। काउंसलिंग से कौन सी चीजें हल की जा सकती हैं और कौन से अमराज के लिए बाकायदा तिब्बी इमदाद यानी मेडिकल साइंस की तरफ जाना पड़ता है। ये बात तो हकीकत है और ये बात हमें गौर करने के काबिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सुन्नतों को जो हमने ज़िंदगी में खोया है, उसमें से एक और सुन्नत मुशावरत की, काउंसलिंग की, इस सुन्नत को भी हमने छोड़ रखा है। और उमूमी तौर पर मुसलमानों का तबका इस मुशावरत को संजीदगी से नहीं लेता और इस फरमान को भी संजीदगी से नहीं लेता। मा खाबा मन इस्तशारा मा खाबा मन इस्तखारा वमा नदीमा मन इस्तशारा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले ये स्ट्रेस का उन्वान मुकम्मल होगा, फिर अफराद शनासी का एक खाका है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम लोग काउंसलिंग के उन्वान में कौन कौन से नफ्सियाती अमराज हैं जो सोसाइटी में आम हैं, उनको समझते हुए काउंसलिंग की अहमियत और काउंसलिंग के ज़ुमरे और काउंसलिंग के मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी अनावीन दिगर असातिज़ा के पास चल रहे हैं उन्हें भी समझना और आसान हो। टीम बिल्डिंग है, पर्सनालिटी रिफॉर्मेशन है, नफ्सियात है, इसको और समझना आसान हो जाए। सरसरी तौर पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तफसील के साथ 2 क्लासों के अंदर ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं, आमोख्ते के तौर पर, एक रिवीजन के तौर पर, कि किसी भी मरहले के अंदर, किसी भी मोड़ के अंदर, चाहे अमराज किसी किस्म के हों, ख़ास तौर पर रूहानी अमराज जिससे इंसान परेशान होता चला जा रहा है, वो है कुरान मजीद की आयतें जो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शिफाउन लिमा फिस सुदूर हैं, मौइज़त हैं, हुदा हैं और रहमत हैं। और इससे बढ़ करके किसी एक मुखलिस हकीम की क्वालिटी नहीं हो सकती कि जो खैरख्वाह भी हो और खैरख्वाही के साथ मामला करे और इलाज भी तजवीज़ करे, दवा भी तजवीज़ करे, और दवा को का सही इस्तेमाल और आइंदा अमराज से बचने की हिदायत भी दे, और नरम भी हो, रहम भी करे। उससे बढ़ करके कोई तबीब और हकीम नहीं हो सकता। और ये तबीब और ये हकीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारे पास मौजूद है। आइए हम और आप
इन अल्फाज पर, इन आयतों पर गौर करें और अपने लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए इसे नुस्खे कीमिया के तौर पर पेश करें, क्योंकि दुनियावी हकीम नाकाम हो सकते हैं, लेकिन खालिक और मालिक ने जो नुस्खा दिया है वो नाकाम हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। हम लोगों ने तनाव का तारुफ भी हासिल किया था। सरसरी तौर पर एक मरतबा फिर से इस पर नजर कर लें कि तनाव या इज़्तिराब, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेस या एंग्जाइटी कहते हैं, तनाव और इज़्तिराब नफ्सियाती कैफियत का नाम है, साइकोलॉजिकल एक स्टेटस है कि जब इंसान हालात से मुकाबला करता है और हालात उस पर हावी हो जाते हैं तो वो इनका नफ्सियाती या जिस्मानी दिफा करता है और अपनी ताकत उसमें लगाता है। इस अमल के बाद जो महसूसात उसमें रह जाए वही तनाव और स्ट्रेस कहलाते हैं। नफ्सियाती तनाव नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरीकों से लाहिक होते हैं और असर भी करते हैं। गुस्सा, तरगीब, जोश वलवला, एहसास से महरूमी, ब्लड प्रेशर का कम होना, ज्यादा होना, हाजमे की खराबी, दिगर जल्दी बीमारियां भी उसके असरात में हो सकती हैं। तनाव की कैफियत के ऊपर उसका इन्हिसार है। तनाव के असबाब कई तरह से हो सकते हैं। इंसान जिस काम का आदी हो, जिस वक्त का पाबंद हो, तो उसके ख्वाहिश के मुताबिक काम ना हो तो वो तनाव का शिकार हो जाता है। ये असबाब तो सब में होते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में उसका शिकार होते हैं, लेकिन तनाव आया चला गया, सब में होते हैं। इसका इजहार भी हो जाता है, बर्दाश्त भी बकदरे कुव्वत बर्दाश्त लोग कर लेते हैं। बाज़ अफराद पूरी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं, बाज़ अफराद पूरी तरह जाहिर कर देते हैं और बाज़ अफराद अंदर अंदर उसके लिए घुटते रहते हैं। ये दर्जात कहाँ से कहाँ तक पहुंचते हैं? जैसा कि बात आई कि तनाव आना एक फितरत है, लेकिन तनाव का शिकार रहना मर्ज है। तनाव इंसानी फितरत है कि किसी भी मामले के अंदर आ सकता है, लेकिन उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। कम तनाव के दर्जे इंसान फितरी तौर पर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब तनाव की कैफियतें और तनाव के असबाब और तनाव के दरवाजे बेशुमार हो जाएं और मुस्तकिल सुबह शाम तनाव की कैफियतें रहें, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़कार मसनून के अंदर क्या इलाज तजवीज़ किया गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। इस स्लाइड के अंदर आपको ये बात दिखाई गई है, डिस्ट्रेस, यूस्ट्रेस, एटीट्यूड एंड बर्न आउट। तनाव के लिए इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस के अंदर दो अल्फाज और छुपे हुए होते हैं। मुस्बत तनाव को यूस्ट्रेस कहते हैं और मनफी तनाव को डिस्ट्रेस कहते हैं, लेकिन आम चलन में स्ट्रेस ही है। मगर माहिरीन के पास जाएंगे तो माहिरीन जब लफ्ज देंगे तो तनाव अगर खुशी की तरफ से आया है तो उसको यूस्ट्रेस कहेंगे कि ये जो है यूस्ट्रेस का शिकार है, और अगर तनाव मनफी है तो उसको कहेंगे डिस्ट्रेस का शिकार है। लेकिन आम जिंदगी में स्ट्रेस ही बोला जाता है। तो चाहे वो खुशी का तनाव हो, यानी जैसे एक मिसाल आपके सामने आई थी कि एकदम से एक ऐसा शख्स जिसको हर तरफ से नाउमीदी हो चुकी हो और अचानक उसके घर खजाना निकल आए, अचानक करोड़ों का मालिक बन जाए, तो उसके ऊपर जो कैफियत तारी होगी वो भी तनाव है, लेकिन खुशी का तनाव होगा। शादी मर्ग जिसको कहा जाता है, इस तनाव में भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इस तनाव में भी बीपी लो एंड हाई हो सकता है, इस तनाव में भी हाजमा खराब हो सकता है, इस तनाव में भी बेहोश हो सकता है इंसान। तो कुछ तनाव चाहे वो मुस्बत हो या मनफी हो, दोनों की कैफियत में एक रवैया जाहिर होता है, एक एटीट्यूड जाहिर होता है जो मामूल से हट करके होता है। खुशी में आंसू निकल आते हैं या गम में आंसू निकल आते हैं, या इंसान की रगें फूल जाती हैं, या आंखों के ऊपर असरात पड़ने लगते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। और अगर इस एटीट्यूड को सही मौके पर, सही वक्त पर, सही तरीके से, सही वक्त पे न संभाला गया तो बर्नआउट, इंसान हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, जिसको कहा जाता है एग्जॉस्ट होना, खाली हो जाता है। अब ये हिम्मत हारना किस किस तरह से हो सकता है, कहाँ कहाँ से आता है, इस सिलसिले में इसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं। फिर से मुख्तसर तरीके पर यूं सुने कि तनाव के जो लेवल्स हैं, जो जुमरे हैं, वो मुलाजिमत में भी आ सकते हैं, मुलाजिमत की तंजीम में रोल हो उसमें भी आ सकते हैं, काम की जगह के ताल्लुकात भी आ सकते हैं, पेशे की नश्वनमा, तंजीमी ढांचा और माहौल, घर की सूरत हाल से भी आ सकते हैं। और इनफरादी असरात क्या करते हैं, जब ये फर्द इनफरादी इसके ऊपर असर होगा तो अलामतें बीपी ज्यादा हो सकता है,
अफसुर्दगी हो सकती है, मायूसियत जिसको कहते हैं, कुनूतियत कह सकते हैं। फिर एडिक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, जिनकी जो बेरारवी का शिकार है वो शराब नोशी तक जा सकते हैं, या बेरारवी के शिकार नहीं तो सिगरेट नोशी तक जा सकते हैं, या किसी भी तरह के शुक्र में और एडिक्शन में मुब्तला हो सकते हैं, या बिल्कुल एकदम से हैजान खेजी हो सकती है, सांस तेज तेज फूलने लग सकती है, या एकदम गुस्सा आ सकता है, एकदम रगें तन सकती हैं, यानी तो फिर सीने में दर्द भी हो सकता है, जबकि ये इजाफी तौर पर बढ़े। अगर तंजीम के अंदर ऐसा फर्द है तो तंजीम के अंदर या तो बहुत ज्यादा गैर हाजिरियां बढ़ सकती हैं, अफरादी कुव्वत या तो बढ़ाई जा सकती है, तिजारत के लेन देन पर असर पड़ सकता है, जिसकी कई मिसालें पिछली क्लासों में आपके सामने आई। कंट्रोल खराब हो सकता है और उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। और अगर दोनों जगह पर तनाव के असरात के सबब अलामतें जब बढ़ती चली जाए, मुस्तकिल ये होता चला जाए, यानी एक दिन कोई गुस्से में आया, एकदम से चिल्लाया, रगे फूल गई, नॉट डाउन हो गया, लेकिन बार बार अगर यही होने लगा और उसकी कुव्वत बर्दाश्त, जिसको उर्दू में कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, जिसको कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर उसका कम होने लगा, इम्यून सिस्टम उसका कम होने लगा, तो इस कुव्वत बर्दाश्त के सबब अगर ये बार बार होने लगे तो फिर बीमारी में दिल के अमराज भी हो सकते हैं और दिमाग की बीमारियां भी हो सकती हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग की बीमारियां क्या क्या होती हैं। दिल के अमराज भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं, और नतीजा कुछ भी हो सकता है। नतीजे के अंदर मौत भी आ सकती है अगर मौत लिखी हुई हो, और नहीं तो इंसान नाकारा भी हो सकता है। एक अच्छा खासा खेलता कूदता इंसान पागलपन और दीवानगी तक भी पहुंच सकता है। एक बहुत ज़हीन माहिर तरीन इंसान भी दीवानगी तक पहुंच सकता है, तनाव की वजह से, शॉक लगने की वजह से, या उसके मिजाज के एकदम खिलाफ होने की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर एक खामोश तबीयत इंसान है, नरम तबीयत इंसान है, न किसी के अच्छे में है न बुरे में है, हाँ उसके पास जो पहुंचे भलाई लेके निकलता है। अब ये शख्स अपनी अनथक मेहनत से एक किताब लिखता है और उस किताब को अपनी जिंदगी का निचोड़ समझता है। एक दिन जब किताब मुकम्मल होकर के रखी हुई होती है, वो किताब गायब मिलती है, ये परेशान हाल इधर खोजता है उधर खोजता है और एकदम परेशान हो जाता है। लोग समझाते हैं, फिर ये तैयारी करता है, चलो फिर से लिखेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो किताब मार्केट में नजर आती है और कोई उसको अपने नाम से छपवा चुका होता है। ये सूरत हाल उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। मुमकिन है कि वो इस तनाव को, शॉक को न बर्दाश्त कर सके, और मुमकिन है कि किसी किस्म का मरीज बन जाए, ऑब्सेशन खप्त उसके ऊपर सवार हो जाए, या दीवानगी की हद तक भी जा सकता है। इश्क के अंदर नाकाम मिसालें काफी इसके अंदर मिल जाएंगी। एक बहुत मशहूर मिसाल है कि जेल खाने के ऑफिसर कैद खाने के दौरे को पहुंचते हैं। कैद खाने के दौरे पर पहुंचते हैं, मुजम्मिल साहब आप ही देख रहे हैं, जरा मुस्कुरा दीजिएगा क्योंकि जोक है ये। कैद खाने के ऑफिसर कैद खाने को पहुंचते हैं और वहां जाकर के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पागलों से मिल रहे हैं। तो एक पागल खाने के करीब पहुंचते हैं तो वो पागल खाना एकदम अफसोस में बैठा हुआ है, खलाओं में घूर रहा है और कह रहा है, शबनम कहाँ चली गई, तुम्हारी जाने से जिंदगी तारीख हो गई, शबनम शबनम क्या किया था मैंने। इस तरह से खलाओं में घूरते घूरते बातें कर रहा है और शबनी की तारीफात और जुदाई के गम में आंसू बहा है। किफा नब के मिन जिक्रा हबीबिन व मंजिली बिसक्तिल लिवा बैन दखूल फहौमली। और वो तारीफें कर रहा है कि न सिर्फ शबनम की तारीफ बल्कि उसके ऊँटों के गिरने वाली मेंगनियों की भी तारीफ, कि हवाएं उसको जुदा कर रही है, पता नहीं वो कहाँ होगी। डॉक्टर से पूछता है ऑफिसर, किसको क्या हुआ? कहा शबनम नाम की लड़की से बे इंतहा मोहब्बत करता था, वो दगा दे गई इसको। डॉक्टर ऑफिसर अफसोस करता है कि हाय अफसोस, देखो नौजवानों ने आज इश्क में मुब्तला होकर के क्या हाल बना दिया। और आगे बढ़ता है तो अचानक एक पागल उसके सामने झपटता है, करता है और एकदम गले फाड़ता है, पूछता है इसको क्या हुआ? तो डॉक्टर कहता है ये वही है जिससे शबनम की शादी हुई थी। तो इस शौक में भी मुब्तला हो सकते हैं लोग, और इस शौक में मुब्तला होकर के भी अच्छा खासा जहन तबाह हो सकता है। और तंजीम के ऊपर अगर हो तो मुसलसल हादसे हो सकते हैं, कंपनी बंद हो सकती है और उसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में हम ये देखें कि माशरे के अंदर किस किस्म के और कितने लेवल के लोग पाए जाते हैं, उनके लिए क्या अमराज होते हैं। इस स्लाइड से एक तो आपको ये समझ में बात आएगी इंशाल्लाह कि
तनाव के जुमरे कहां से कहां लेकर के चले जाते हैं। दूसरी बात ये समझ में आएगी कि हर शख्स मजनूनाना हरकत करने वाले को दीवाना या पागल नहीं कहते हैं। जैसा कि उर्दू में एक ही लफ्ज होता है कि पागल है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो नफ्सियात के मैदान में और मेडिकल के मैदान में अलग अलग अल्फाज पाए जाते हैं। तो पहले आप इस जनरल तरीके पर इस दायरे को समझ लीजिए, एक एक करके फिर हम आपको समझाते हैं वो उन्वान। आप अंदर देखिए, सबसे पहले अंदर है सुपीरियर लिखा हुआ है, जिसको जीनियस भी कहते हैं और उर्दू में अबकरी भी कहते हैं, यानी बला का ज़हीन, हाजिर जवाब, खुश मिजाज, बेहतरीन इंसान, इसको अबकरी कहते हैं। ये इसके बाद का जो जुमरा आता है, जो दायरा आता है, वो एवरेज लोगों का होता है, जिसमें हम और आप जैसे लोग हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस दायरे में भी आते हो सकता है हम लोग कभी कभी यहाँ भी जाते हो, यहाँ भी जाते हो, लेकिन आमतौर पर एवरेज, नॉर्मल, औसत और मोतदिल लोगों की होती है, जो कभी कभी बहुत हाजिर में जवाब भी दिख जा सकते हैं, बहुत खुश मिजाज भी हो सकते हैं, तो कभी कभी बिल्कुल जो है एकदम गबी भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैफियत हमेशा नहीं रहेगी। जिनके पास हाजिर जवाबी की कैफियत हमेशा रहे, बला के ज़हीन हो हर मामले के अंदर, तो उनको सुपीरियर दर्जा दिया जाएगा। जिनके पास ये मिजाज कभी आए कभी ना रहे, और आमतौर पर यही दायरा ज्यादा होता है, इस दायरे में लोग ज्यादा होते हैं। उसके बाद दो दायरे आपको और दिखेंगे। एक देखिए जहां पर मखबूतुल हवास लिखा हुआ है, और उसके बगल में माइल्डली मार्ल्ड जस्टेड लिखा हुआ है। माइल्डली मार्ल्ड जस्टेड लिखा हुआ है, उसको उर्दू में उसका मफहूम मखबूतुल हवा से किया गया है। उसके बाद के दायरे में ऊपर देखिए तो साइको न्यूरोटिक कहा गया है। तो उसके उसके बाहर एक लिखा हुआ है नफ्सियाती और आसाबी खलल। फिर इसके बाद उसके बाजू में देखिए ऑड एंड क्यूयर, अजीब व गरीब और खबती लिखा हुआ है। उसके ऊपर साइकोटिक है और नफ्सियाती जुनून लिखा हुआ है। साइको न्यूरोटिक अलग लफ्ज है, साइकोटिक एक अलग लफ्ज है। फिर उसके बाद नीचे देखिए मार्ली असोशियल, अलग थलग। उसके आगे एंटी एंटी सोशल है, समाज दुश्मन लिखा गया है। फिर उसके बाजू में देखिए सुस्त गबी, रिटार्डेड और डल, यानी मेंटली डिफेक्ट, रिटार्डेड, अडल, सुस्त और गबी लिखा गया है। और उसके ऊपर है मेंटली डिफेक्टिव, यानी पैदाइशी खलल दिमाग। अब इसको एक एक करके समझेंगे, आप पॉइंट नोट कीजिए, अगर कहीं ना समझ में आए तो आखिर में, क्लास के आखिर में पूछ लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि पीडीएफ और भेजने के बाद मजीद आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस दायरे को हमने और थोड़ा इलाबोरेट किया है, थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश किया है। तो आपके सामने नीचे जो है छोटा सा वो दायरा भी मौजूद है। आपके सामने अबकरी वाला, सुपीरियर वाला दायरा नीचे था, और उसको यूं लिखा गया है कि एक सेहतमंद माशरे में आमतौर पर इंतहाई दर्जे के इंसान कम होते हैं, यानी एकदम से जीनियस किस्म के लोग कम होते हैं, यानी ज़हीन तरीन, इंतहाई दौलतमंद या गबी तरीन और इंतहाई गरीब भी कम होते हैं। इसी तरह जहनी और नफ्सियाती एतबार से भी आला तरीन जिहानत या मजबूत तरीन नफ्सियाती किरदार के लोग कम होते हैं। इनको मुमताज, अबकरी या सुपीरियर कहा जाता है, जो कि मुफीद और मुजिर हो सकते हैं। यहाँ पे अखलाकी बात नहीं कही गई है कि मुफीद हैं या मुजिर हैं, वो डाकू हैं या मुहाफिज हैं, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। जहनी नफ्सियाती तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, यानी इनके ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस, टेंशन और शॉक इतना आसानी से असर नहीं करता। ये बहुत कम होते हैं, लेकिन माशरे में ऐसे लोग होते हैं और इनके ऊपर इतनी आसानी के साथ हालात और माहौल असर नहीं करते। तो पहले हुए सुपीरियर और अबकरी। दूसरा दायरा जो था मोतदिल एवरेज का था, नॉर्मल या एवरेज। ये दर्जा मेयारी और औसत है और इसी पर लोगों की अक्सरियत है। एक मोतदिल यानी नॉर्मल शख्स वो है जो दुरुस्ती और नरमी दोनों रवैयों को एतदाल से अपनाता है। बार बार पल में शोला पल में शबनम हो जाने वाले अफराद जो हैं वो गैर मोतदिल होते हैं, उनको एब नॉर्मल कहा जाता है। बात बात पर भड़क जाने वाले, अभी खुश हुए तो एकदम से गुले गुलजार बन गए, और गजबनाक हुए तो शोले जवाला बन गए। ये अफराद मोतदिल नहीं हुआ करते। हाँ, कभी हुआ, नॉर्मल हो गए, लेकिन एकदम से पता ही ना चले कि इनसे बात किस अंदाज से करनी है, कब ये भड़क जाएंगे और कब ये खुश हो जाएंगे, तो उनको नॉर्मल नहीं कहते, उनको एब नॉर्मल कहते। लेकिन इस दायरे में जो बात बताई गई वो ये है कि नॉर्मल हालत ये है कि इनमें
मिजाज बनता भी है, गुस्सा आता भी है, चला भी जाता है, लेकिन किसी भी मामले के अंदर दायरे को क्रॉस नहीं करते, उसी मामले के अंदर वो रहते हैं। इसके बाद जो है इसका दर्जा माइल्डली असोशियल है। नीचे आप देखिए यहाँ पर माइल्डली असोशियल, जो एंटी सोशल के बाजू में था, ऊपर की टाइटल चेंज करना भूल गए, माइल्डली असोशियल है। आमतौर पर बच्चा पैदाइश के वक्त नॉर्मल होता है, मगर कुछ बच्चे इससे अलग भी होते हैं जो औसत दर्जे से हटकर पैदा होते हैं। इनकी अकली सतह औसत दर्जे से नीचे होती है और फितरी तौर पर इनमें सोचने का मादा कम होता है। ऐसे अफराद को तरबियत के जरिए इनके खाने में बेहतरी तो लाई जा सकती है, मगर औसत दर्जे पर इनका पहुंचना मुहाल है। यह पैदाइशी तौर पर कुछ प्रॉब्लम होती है नफ्सियाती तौर पर, कि जहन के अंदर उतनी सलाहियत नहीं होती कि नॉर्मल दर्जे पर पहुंचे। अगर माइल्डली असोशियल बच्चों को पहचान लिया गया तो इनकी तरबियत करना आसान होता है, और न पहचाना गया तो ये बच्चे आगे चल करके दुश्वारी पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? एंटी सोशल का लफ्ज देखिए गौर से। अब ऐसे अफराद अकली तौर पर आला तरीन शख्सियत के मालिक होते हैं, मगर तहजीबी और तरबियती तौर पर बिल्कुल बेकार। ये अपनी अक्ल का इस्तेमाल माशरे के खिलाफ करते हैं, हर खैर के खिलाफ इनका अमल होता है, और अपनी जहानत का इस्तेमाल कजरवी परवर्शन में करते हैं। ऐसे लोग औसत से हट करके एक इंतहा की तरफ जा रहे हैं, और उस इंतहा से इतनी दूर निकल जाते हैं कि इनका वापस आना मुश्किल हो जाता है। हर जगह वो अपने मफाद को रखते हैं, और इस मफाद की खातिर चाहे वो लाशों के ढेर के ऊपर कुर्सी सजाई जा सके, उसका कोई ख्याल नहीं होता। जिनके मिजाज के अंदर ये बात आ जाती है, उनको भी नफ्सियाती मरीज के दायरे में रखते हैं, लेकिन इनको एंटी सोशल कहा जाता है कि नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर इनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका मिजाज ऐसा बिगड़ चुका है कि इस बिगड़े हुए मिजाज को नॉर्मल की तरफ लाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद देखिए रिटार्डेड आर डल। रिटार्डेड आर डल को समझेंगे तो उसमें माइल्डली असोशियल भी थोड़ा समझ में आएगा। रिटार्डेड आर डल जो यहां पर था कि सुस्त, गबी, डल, इस तरह के अफराद जरा सर्कल के करीब हैं, इसलिए मुनासिबत भी कम नहीं है। इस दर्जे में दिमागी फतूर पैदाइश होता है, या किसी हादसे में दिमाग का हिस्सा मफलूज हो जाता है, जिसको डल कहा जाता है। फिर यही जब दर्जा आगे बढ़ता है तो ये दीवानापन बन सकता है, जिसको मेंटली डिफेक्टिव कहते हैं। फिर इसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है तो आपको डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब ये उन्वान बेहतर बताएंगे, जरा याद दिला दीजिएगा, हमें भी मुलाकात हो तो हम याद दिला देंगे कि जिस वक्त आपको वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे चेन्नई के अंदर, और वहां पर आपको स्टेजेस ऑफ बर्थ बता रहे थे। स्टेजेस ऑफ बर्थ के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी तकसीम कैसे होती है, उसको बताते वक्त उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपको समझाया था कि डाउन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है नॉर्मल पेट में परवरिश नहीं पा रहा है, कुछ उसकी क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम की वजह से उसका डेवलपमेंट गलत हो रहा है। अगर वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो गया तो या तो नाक का ये होंठ कटा हुआ, या कान छोटे, या सर थोड़ा सा बड़ा सा, ये चीजें हो सकती है। इसी तरह से नफ्सियाती तौर पर भी कुछ कमी हो सकती है। इसकी तफसीलात आपको डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब अच्छा समझाएंगे, और बल्कि समझ लें, हो सकता है कि कई लोगों को आप इससे जरिए रहनुमाई दे सकें और अपनी जिंदगी में भी इससे आप फायदा उठा सकें। वहां पूछ लीजिएगा उनसे। तो अगर पैदाइशी तौर के ऊपर अगर कुछ फतूर है तो उसको मेडिकल साइंस में इलाज करके खत्म तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उस कमी को रोका जा सकता है। और अगर उस कमी को रोका नहीं गया तो उम्र के साथ साथ वो कमी भी बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते नफ्सियाती तौर पर अगर उसके अंदर वो कमजोरी है तो फिर पैदाइशी खलल वाला बच्चा पागलपन के जुमरे में चला जाएगा। एक इदारा है जो पता नहीं आप उधर है या नहीं है, मैसूर के अंदर एक इदारा है, वो है इस तरह के जो सुस्त और गबी बच्चे हैं, जिनको घर वाले पागल का दर्जा देकर के जंजीरों से बांध कर रखते हैं, उनकी तरबियत करता है इदारा वो। और हम लोगों ने कई बार देखा है, कई बार उसके प्रोग्रामों में शरीक भी हुए हैं। यकीन मानिए कि जिन बच्चों को पेशाब और पखाने करने का शुऊर नहीं होता, उन बच्चों को ये अफराद ऐसी तरबियत करते हैं कि वो क्राफ्ट बना बना करके बेचते हैं। उसका तरीका नफ्सियाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
जहां पर कहीं अगर ऐसे हों इदारे तो उन इदारों की विजिट करना चाहिए। मुमकिन है हर शहर में होगा, खास तौर पर ये इदारे रोटरी क्लब वाले ज्यादा चलाते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल मत कीजिएगा ये कौन लोग हैं, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं उस जहां पर इदारे हों आप सर्च कीजिए शहर के अंदर कि डिसेबल बच्चे जो हैं, जो मेंटली डिफेक्टिव बच्चे हैं, उनके स्कूल और इदारे कहाँ हैं। अगर आपको मिल जाए तो एक मर्तबा जाके देखिए जरूर कि किस तरीके से ये ऐसे बच्चों को जो पैदाइशी एतबार से दुनिया में तो आ गए अपनी कमी के साथ, तो माशरे के ऊपर बोझ नहीं बन पाते बल्कि माशरे का एक मुफीद शहरी बन जाते हैं और उनका इस्तेमाल हो जाता है। तो इनको इनकी जो नफ्सियाती पैदाइशी कमी है उसको रोका जा सकता है। दूसरी मिसाल जो आम हमारे देहातों में पहले चलती थी, अब तो माशाल्लाह मारपीट का जुमरा कम हुआ, देहातों में ये मिसाल चलती थी कि सवाल पूछ लीजिएगा लास्ट में मुजम्मिल साहब, नोट करके रखिए ताकि हम फ्लो में पूरा ही पहले समझा लें। देहातों में एक कमी चलती थी पहले कि बच्चे को बेतहाशा और गलत जगह पे मारा जाता था बच्चों को। आज तो हर शख्स पढ़ा लिखा है, लिहाजा जरा संभल करके मारता है, वरना आप लोगों ने देखा होगा बचपन हम लोगों ने भी मार खाया है, यहाँ पे मारने का ज्यादा रवाज था। और आप जानते हैं कि ये जो रगें होती हैं बड़ी नाजुक रगें होती हैं, इस जगह पर अगर सही जगह पर कायदे से पड़ गया हाथ तो जहन के ऊपर असर होता है, छोटे बच्चों के ऊपर असर होता है, और अगर सही तरीके से पड़ गया हाथ तो उनके जहन के ऊपर असर होता है। हमारे इलाके का एक वाकया है कि एक बच्चे को, शायद 3.5-4 साल का वो बच्चा था, उसके बाप ने किसी गुस्से के आलम में यहाँ पे मार दिया, वो गिर के बेहोश हो गया। और गिर के बेहोश होने के बाद जब होश में आया, बुखार वगैरह से सब सही हुआ, तो उस जहनी तौर पर वो नाकारा हो गया। फिर उसकी पर्दाख्त जिस्मानी होती रही, जहनी पर्दाख्त वहीं रह गई। गोया जिस वक्त वो गायब हुआ है, उसके बाद एक मरतबा गायब हुआ तो मिला नहीं, जिस वक्त वो गायब हुआ 10 या 12 साल की उम्र थी, मगर जहनी तौर पर वो 2.5 साल का ही रह गया था। तो इस तरह के हालात अगर आए तो सही वक्त पर अगर अच्छी जगह पर इलाज उसका कराया जाए तो उसका डिफेक्शन जो है वो रुक सकता है, और नहीं तो बढ़ते बढ़ते जब वो जवानी की उम्र को पहुंचेगा तो वो पैदाइशी दिमागी खलल वाला माशरे में पागल कहा जाएगा। तो इसके बाद देखिए मखबूतुल हवास, माइल्डली मार्ड जस्टेड, ये यहां पर ये था माइल्डली मार्ड जस्टेड यानी मखबूतुल हवास। इस दर्जे के अफराद औसत दर्जा या इससे ज्यादा सलाहियत के हामिल होते हैं, मगर वक्ती तौर पर इनमें हालात या माहौल से समझौता करने की सलाहियत नहीं होती, जिसको पागलपन नहीं कहा जा सकता, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे एक आदमी का बिल्कुल नई जगह और नई तहजीब में अचानक चले जाना और नए हालात से मुकाबला करना। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही हसास तबीयत का है, और मदर वूम्ड चाइल्ड है, यानी माँ के दामन से बंधा हुआ है, वो माँ से इतना अटैच है कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना उसे चाहिए होता है, माँ की ममता इतना उसके ऊपर सवार होती है कि वो बाहर निकले तो होम सिकनेस का शिकार हो जाए। ऐसे बच्चे को अचानक एक ऐसे हॉस्टल में भेज दिया गया जहाँ पे बे इंतहा रैगिंग होती है, जहाँ पे नौजवानों की टोलियां अजीब व गरीब हरकतें करती हैं, तो मुमकिन है कि ये बच्चा जो है माइल्डली माल जस्टेड के रास्ते पर चल पड़े, मखबूतुल हवास हो जाए। या इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी हमने मिसाल दी कि एक शख्स ने अपनी अनथक मेहनत करके एक किताब लिखी और किसी शख्स ने अपने नाम से शाये करवा दिया, तो ये शख्स भी माइल्डली माल जस्टेड हो सकता है। इस जगह पे उसे रोक लिया गया, इस जगह पर उसका इलाज करा दिया गया, तो वो आदमी वापस आ सकता है नॉर्मल के करीब करीब। लेकिन अगर उसका सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो उसका ये माइल्डली माल जस्टेड मर्ज, टेंशन, शॉक, जुनून अख्तियार कर लेता है, जिसको न्यूरोसिस कहते हैं। और फिर न्यूरोसिस का इलाज आम इंसान तो नहीं कर सकता, आम डॉक्टर नहीं कर सकता, माहिरीन नफ्सियात की जरूरत होती है। ये ऐसा जुनून है जिसमें इंसान अपनी हकीकत, माहौल, हालात से बखूबी वाकिफ होता है, जानता भी है, मगर उसे समझौता नहीं कर पाता। इसका इलाज मुमकिन है। ऐसे लोगों को न्यूरोटिक भी कहते हैं, साइको न्यूरोटिक भी कहते हैं और न्यूरोटिक भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव देहात में ज्यादा चीजें होती थी, अब तो खैर किसी से राब्ते रिश्ते भी कम रहे। किसी को आप कोई लफ्ज चिढ़न बन जाती थी कि अगर ये लफ्ज कह दिया, किसी को कह दिया आलू, तो बस वो माँ बहन की गाली शुरू कर देता था। किसी को कह दिया जलेबी तो इमरती कह दिया, गाली शुरू कर देता था। कोई लफ्ज जो है उसके दिमाग में टेंशन का और शॉक का जरिया बनता है, यानी जिसको कहते हैं कि दुखती रग और पर हाथ रख देना। हसास तबीयत का इंसान ज्यादा इसका शिकार होता है।
اس کو بار بار چڑھایا جائے تو وہ آگے بڑھ کر کے پاگلپن کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، کپڑے پھاڑ سکتا ہے، اپنے بال نوچ سکتا ہے، جو ملے اس کو بھی نوچ سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اسے واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ ایک دائرہ ہے آرڈ اینڈ کیوئر، یہ سب سے شدید ہے، یہ درجہ بہت شدید ہے، اس میں مبتلا شخص کو پہچاننا بہت آسان ہے، ایسے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس طرح معاملہ کرے گا، یہ راستہ شدید دماغی فطور کا ہے۔ اس درجے سے آگے بڑھنے پر انسان سائیکوٹک کا شکار ہو جاتا ہے اور حالات سے بالکل کٹ جاتا ہے، لباس و زمان سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو دیوانہ، پاگلپن سب کچھ کہا جاتا ہے۔ اس کا علاج ناممکن تو نہیں لیکن سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مینٹل ڈیفیکٹو اور سائیکوٹک کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ مینٹل ڈیفیکٹو پیدائشی ہوتا ہے اور سائیکوٹک جو ہوتا ہے حالات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس کا بھی ہم نے کہا نا کہ عشق میں ناکام ہو گیا تو پاگل ہو گیا۔ تعلیم کے اندر بہت محنت کیا تھا اور اس نے پورا، اس کے پاس چانس تھا اور اس کی قابلیت بھی تھی، انٹرویو بھی بہت اچھا دیا تھا، 100% اس کو یقین تھا کہ وہی کامیاب ہوگا، اور اس کو کوئی جاب نہیں ملی، اس کی جگہ ناکارہ لوگوں کو لے لیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ شاک، وہ ٹینشن جو ہے اس کو جو ہے نفسیاتی جنون میں مبتلا کر دے۔ 2021 کے اندر ایک ہائی اسکول کے رزلٹ کے بعد ایک سوسائڈ کا کیس سامنے آیا تھا۔ اس سوسائڈ کے کیس میں یعنی بچے نے اٹیمپٹ کیا، جان بچ گئی، بعد میں جب اس کا انٹرویو آیا تو اس انٹرویو کے اندر جو بات اس نے پیش کی وہ ایک کیس اسٹڈی بن گئی۔ اس کیس اسٹڈی میں یہ تھا کہ وہ بہترین محنتی تھا، زبردست محنت کرنے والا، کلاس کا ڈسپلن، اور ہائی اسکول کے اندر اس نے اپنے مارکس کو 97% پلس رکھا تھا کہ مجھے اس سے اوپر ہی جانا ہے، 98 99 تک بھی جانا ہے، 100 بھی ہو جائے تو ہونا ہے، لیکن 97 سے کم نہیں آنا ہے۔ اور اس بات کی تائید گھر والے بھی کیا کرتے تھے، اسکول کے ٹیچرز بھی کیا کرتے تھے، اور اس نے اپنی ریمائنڈر میں بھی لکھ رکھا تھا 97 پلس 97 پلس 97 پلس، اور اس کو پورا یقین تھا۔ ایگزام کے اندر 95% اس کا آ گیا، 2% کے ٹینشن اور شاک کو برداشت نہیں کر سکا اور اس ٹینشن سے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا۔ یہ عجیب و غریب خبر کب ہوتا ہے؟ جب اعصابی خلل اور اعصابی کیفیت برداشت نہ کر سکے ٹینشن کو اور اسٹریس کو اور تناؤ کو، یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب اس صورتحال سے پیدا ہونے والے کیا کیا امراض ہو سکتے ہیں، یہاں پر ایک 5 منٹ کا بریک لیں گے، اور 5 منٹ کا بریک کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین کا شیئر روکیں گے تاکہ جو ہے ریکارڈنگ بھی فی الحال ایک پارٹ کو کٹ کر سکے۔ اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیں، اس کے بعد اگلے حصے میں بڑھیں گے انشاءاللہ۔